प्यारे बच्चों, वेलकम है एक बार फिर आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो लेक्चर में एक बड़ा ही फेमस टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका एक सवाल हर साल नीट के एग्ज़ाम में आता है। काफ़ी लोग जानते हैं इस चीज़ को, पॉलीमर। तो पॉलीमर जिसको हम बहुलक, पॉलीमर या बहुलक नाम से जानते हैं, और ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और एक सवाल हर साल नीट के पेपर में एक आसान सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पॉलीमर है क्या चीज़ और पॉलीमर बनता कैसे है। बहुत सारे सवाल होते हैं इसके अंदर अलग अलग प्रकार के। एक्चुअली ये जो नाम है पॉलीमर जो दिया गया है, पॉली मतलब आप जानते हैं बहुत सारे, और मर्स यानी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट मिलकर इसको बनाते होंगे। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक गले की माला बनती है, मोतियों से बनती है। आप जानते हैं बहुत सारी मोतियों को एक साथ जोड़ा जाता है तब एक माला तैयार होती है। उसी तरह से पॉलीमर बनाने के लिए बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया जाता है, जो पॉलीमर कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर को इसीलिए चूँकि ये बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है, बिग साइज़ का, इसीलिए इसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और इनका मोलर मास बहुत ज़्यादा होता है। 10³ से 10⁷ AMU तक इनका मोलर मास हो सकता है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस रिएक्शन के द्वारा इनको बनाया जाता है, उस रिएक्शन का नाम रख देते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन। तो देखिए बोर्ड पे हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके सामने लिख दी हुई है। हाई मोलर मास का सब्सटेंस होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, और जिस प्रोसेस के द्वारा इनको बनाया जाता है उसको हम नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे एक बड़ा सिंपल सा सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल हमने लिख रखा है। एथिलीन एक कंपाउंड है और इसमें बहुत सारे एथिलीन के मॉलिक्यूल आपस में जोड़े जाते हैं, कंबाइंड किए जाते हैं। आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको हम रिपीटिंग यूनिट कभी कभी कहते हैं। रिपीटिंग यूनिट n एक संख्या होगी जिसकी n जो है 100, 200, 500, 1000 वगैरह हो सकता है। फाइनली ये स्ट्रक्चर इस तरह का दिखाया जाता है। इसमें n मतलब ये जैसा हमने बताया इसकी संख्या अकॉर्डिंग टू पॉलीमर डिपेंड करता है। इस फिगर को हम लोग पॉलीमर का नाम देते हैं। जैसे ये पॉलीथीन है, एथिलीन से पॉलीथीन जिससे तैयार किया जाता है उसको हम मोनोमर कहते हैं, मोनोमर, और जो प्रोड्यूस होता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो आपके पेपर में तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल आता है कि जैसे किसी मोनोमर का नाम बता के पॉलीमर का नाम पूछ लेते हैं, या पॉलीमर का नाम बता के आपसे मोनोमर का नाम पूछ लेते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, और हम चाहेंगे कि वीडियो को आप 2 बार कम से कम देखिएगा। पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको। वीडियो अगर आपका अच्छे से तैयार है तो निश्चित है कि आपका एक सवाल 100% सही हो जाएगा, और हर साल एक सवाल आता है। इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, वर्गीकरण, यानी पॉलीमर को हम लोग किस किस तरह से डिवाइड करते हैं, कितने प्रकार के पॉलीमर हो सकते हैं, तो उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे देखिए। हाँ, ये देखिए क्लासिफिकेशन, अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग बेस के आधार पे। तो देखिए पहला हमने क्लासिफिकेशन किया है सोर्स के आधार पे। सोर्स यानी कि पॉलीमर कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपके पेपर में एक छोटा सवाल आता है कि इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है, कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको याद करना पड़ेगा। बहुत सारे पॉलीमर प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। बहुत से पॉलीमर मैन मेड पॉलीमर है जो बनाए जाते हैं। आप जानते हैं जो मैन मेड पॉलीमर होंगे, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक नाम दे सकते हैं। तो देखिए हमने बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स की लिस्ट लिखी है। नेचुरल पॉलीमर में ये मानिए कि ज़्यादातर ये प्रकृति में पाए जाते हैं, ये बनाए नहीं जाते। ज़्यादातर ये बायोलॉजी के पॉलीमर्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। चलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ देखिए। नेचुरल पॉलीमर में पहला फेमस नाम आता है प्रोटीन का। प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर है। सेलुलोज, स्टार्च या कुछ रेजिन्स होती हैं। इसके अलावा रबर, हालांकि रबर में आपको बता दूं रबर दोनों तरह का होता है। रबर नेचुरल रबर एक होता है जिसको रबर फेवर कहा जाता है, और आप पढ़ेंगे आगे सिंथेटिक पॉलीमर में भी आता है। बहुत से पॉलीमर जैसे हमने लास्ट में लिखा है देखिए, ब्यूना एस एक रबर होता है, ब्यूना एन भी एक रबर होता है। ये सब सिंथेटिक पॉलीमर हैं। अब देखिए इसमें हमने सिल्क, वूल और डीएनए का फेमस नाम सुना हुआ आपने। ये सब पॉलीमर्स हैं, बट ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। अब देखिए दूसरा हमने नाम दिया हुआ है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक कहते हैं जिसमें हम पॉलीमर वो नेचुरल रहता है लेकिन उसको थोड़ा सा
उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं जिससे नाम पड़ जाता है सेमी सिंथेटिक। जैसे सेलुलोस एसीटेट इसमें एक नाम आता है, सेलुलोस नाइट्रेट इसमें एक नाम आता है, ये सेमी सिंथेटिक में आता है। हालांकि प्योर सेलुलोस की बात किया जाए तो प्योर सेलुलोस एक नेचुरल पॉलीमर है। तीसरा देखिए हमने लिखा हुआ है सिंथेटिक। असल में इस चैप्टर आपको पूरी तरह से सिंथेटिक के बारे में पढ़ना है। जैसे नायलॉन 66 है, नायलॉन 6 आता है इसमें। इसके अलावा देखिए ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, आगे आप पढ़ेंगे नियोप्रीन एक रबर होता है, और भी बहुत सारे आप नाम सुनेंगे, जैसे टेफ्लॉन होता है, टेरेलिन होता है, डेक्रॉन होता है, ये सब आपके सिंथेटिक पॉलीमर में आते हैं। तो इनको आपको याद करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है और कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है। तो ये तो सोर्स के आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ कि कहाँ से ये प्राप्त किया जाता हो। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इनकी स्ट्रक्चर के आधार पे। स्ट्रक्चर के बेस पे ये 3 तरह का होता है। एक होता है लीनियर पॉलीमर, एक होता है ब्रांच्ड पॉलीमर और एक होता है क्रॉस लिंक। तो आपके पेपर में हो सकता है एग्जाम्पल दे दे, पूछे कि इनमें से कौन सा लीनियर पॉलीमर है, कौन सा ब्रांच पॉलीमर है, कौन सा क्रॉस लिंक। तो इनको डेफिनेशन अपनी जगह पे है, मेन चीज़ है एग्जाम्पल की पहचान करना। लीनियर पॉलीमर का मतलब होता है जिसमें लीनियर चेन होती है लंबी लंबी, उसमें बीच में कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं होती। जैसे कि हमने बना रखा है बोर्ड पे देखिए, इस तरह से लंबी लंबी मोनोमर आपस में कनेक्ट होते हैं, इसमें कहीं बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। केवल पॉलीथीन की बात नहीं है, पॉलीथीन आगे बताऊंगा 2 तरह की होती है, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, एक लो डेंसिटी होती है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन ध्यान रखिए, लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है। पीवीसी का नाम आप सुनेंगे आगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी लीनियर पॉलीमर है। टेफ्लॉन होता है, और भी आप आगे पढ़ेंगे, जैसे स्टार्च सुनेंगे आगे चल के, स्टार्च भी एक लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। ब्रांच पॉलीमर में क्या होता है कि लीनियर चेन्स होती हैं लेकिन इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे ब्रांचिंग हो जाती है, और इसमें फेमस नाम आता है लो डेंसिटी पॉलीथीन का। लो डेंसिटी पॉलीथीन से यहाँ याद रखिएगा, आगे हम इसका और एग्जाम्पल बताएंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्रॉस लिंक, या जिसको नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि लीनियर चेन्स होती हैं लेकिन बीच बीच में ये आपस में कनेक्ट होती हैं पूरी तरह से, ये क्रॉस लिंकिंग, इसी को क्रॉस लिंकिंग का नाम देते हैं। और इसमें नाम फेमस आता है, बेकेलाइट का नाम आता है, मेलामिन का नाम आता है। तो याद रखिए बेकेलाइट एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है, मेलामिन एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है। तो एक स्ट्रक्चर के आधार पे 3 तरह के नाम आप सुन रहे हैं, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। अब देखिए अगला हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पे, यानी किस तरह से पॉलीमर बनते हैं। तो इसमें 2 टाइप का आप पढ़ेंगे, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनता है पॉलीमर, और एक होता है कंडेंसेशन। उसको देखिए आगे। तो ये देखिए पॉलीमराइजेशन के आधार पे 2 टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है, एडिशन या फिर कंडेंसेशन। देखिए एडिशन और कंडेंसेशन की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है कि मोनोमर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, उसमें से कुछ निकलता नहीं है, न कुछ ऐड होता है, केवल बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग के द्वारा ये अटैच हो जाते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो मोनोमर में से कुछ रिमूवल हो जाता है, जैसे वाटर का, एल्कोहल का, HCl का, अलग अलग चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, वो कंडेंसेशन में चला आता है। आपके पेपर में बहुत अच्छा एक छोटा सवाल आता है कि इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है, इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो मैंने 2 एग्जाम्पल अभी लिए हैं, आगे आप बहुत से एग्जाम्पल इसके देखेंगे कि एडिशन पॉलीमर कैसे आप पहचानेंगे, कंडेंसेशन कैसे पहचानेंगे। एडिशन में याद रखिए मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं, इसमें से कुछ बाहर निकाला नहीं जाता, मोनोमर सिर्फ कनेक्ट होते हैं आपस में। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखिए, ये एथिलीन था और ये अभी शुरुआत में भी मैंने बताया था, इसमें बस इधर से कोवलेंट बॉन्ड कनेक्ट हो जाता है, लंबी लंबी चेन बन जाती है। आप जानते हैं पॉलीथीन है, ये पॉलीएथिलीन है, जो कि एक एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा ये बना हुआ है। इसके अलावा देखिए एक और हमने बना रखा है यहाँ पे, ये आप जानते हैं इसको ब्यूटाडाइन पढ़ते हैं, ब्यूटाडाइन है ये, और ये स्टायरीन होता है। इसमें हालांकि 2 अलग अलग मोनोमर का इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग। और इसमें हम लोग बनाते कैसे हैं, देखिए इसमें जैसे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हट गया, एक सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं किनारे किनारे पे। इसमें जब डबल बॉन्ड 2 बार हो तो हम ये करते हैं कि दोनों डबल बॉन्ड हटा के हम डबल बॉन्ड बीच में लगा देते हैं और चेन को दोनों तरफ आगे बढ़ा देते हैं, ये डबल बॉन्ड भी समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बनाने में देखना पड़ता है कि इसमें हम लोग फाइनली पॉलीमर बनाते कैसे हैं। ये डबल बॉन्ड हटेगा,
बीच में आ जाएगा और इसका डबल बॉन्ड हटेगा और बॉन्डिंग आपको दोनों तरफ से करनी है। एक चीज़ और आपको बताऊं, ये भी बड़ा फेमस पॉलीमर है। ये एक रबर होता है, इसको हम ब्यूना एस रबर कहते हैं, ब्यूना एस रबर। तो हमने जैसा बताया ब्यूना एस रबर एक सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर में आता है ये ब्यूना एस रबर। तो ये दोनों एडिशन पॉलीमराइजेशन इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि इसमें से कुछ बाहर से हम चीज़ ना ऐड कर रहे हैं ना कुछ निकाल रहे हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में जो मोनोमर्स होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ निकल जाता है। जैसे देखिए आप इसमें से यहाँ से वाटर का रिमूवल हुआ होगा, यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा, आगे ये चेन इधर जारी रख सकते हैं आप, और भी इधर मोनोमर्स लगे जाएंगे, इधर से भी यहाँ से OH और आगे से H को हटा सकते हैं हम लोग। तो रियली इसमें जब मोनोमर बनता है, कनेक्ट होते हैं, तो इसमें से स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर का रिमूवल हो रहा है। यहाँ NH बचेगा, यहाँ 6 बार है ये CH2 NH, यहाँ पर CO बचेगा CH2 4 बार और यहाँ CO। तो इसमें जब पॉलीमर बनाइए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, कंडेंसेशन में मतलब मोनोमर से कुछ न कुछ निकलता है, तब जाके वो कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये इस कंपाउंड का नाम काफ़ी लोग जानते हैं, इसको हेक्सामेथिलीन डाइएमीन पढ़ते हैं, हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। और ये वाला कंपाउंड है जो एसिड होता है, ये एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड। 6 कार्बन दोनों कंपाउंड्स में देख लीजिए, इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी टोटल 6 कार्बन, 4 यहाँ पे है, 2 मिला के 6। और ये इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं नायलॉन बोले जाते हैं, और ये जो कंपाउंड बना हुआ है, पॉलीमर बना हुआ है, ये नायलॉन बोला जाता है, जो कि नायलॉन 66 बोला जाता है। ये 6 और 6 2 संख्याएं हैं जिसमें मोनोमर के अंदर कार्बन की संख्याओं को बताता है। जैसे हेक्सामेथिलीन डायमीन में 6 कार्बन है और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है। तो ये नायलॉन कहलाता है, जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें से एक चीज़ और यहीं पे मैं बता दूं, कुछ पॉलीमर होमोपॉलीमर कहे जाते हैं, कुछ पॉलीमर कोपॉलीमर कहे जाते हैं। होमोपॉलीमर कहे जाते हैं जिसमें मोनोमर एक ही होता है, जबकि कोपॉलीमर में मोनोमर 2 होता है। जैसे आपके सामने देखिए, ये जो एग्जाम्पल था पॉलीथीन वाला, ये होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, जबकि ये जो एग्जाम्पल है जिसमें 2 मोनोमर का इस्तेमाल हो रहा है, ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का, यह पॉलीमर जो ब्यूना एस कहलाता है, यह कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। ये भी जो एग्जाम्पल है आपका, ये भी कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो कभी कभी होमोपॉलीमर, होमो यानी जानते हैं ना सेम, एक मोनोमर के द्वारा बना हुआ पॉलीमर होमोपॉलीमर, 2 मोनोमर के द्वारा बना हुआ पॉलीमर कोपॉलीमर कहलाता है। तो एडिशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। एडिशन में कुछ निकलता नहीं है बनाने में, मोनोमर आपस में कनेक्ट होते हैं, डबल बॉन्ड को उड़ाइए, सिंगल बॉन्ड को लगा दीजिए किनारे किनारे पे, पॉलीमर आपका बन जाएगा। और जब डबल बॉन्ड 2 बार है तो 2 बार है, दोनों को उड़ाइए, बीच में डबल बॉन्ड लगाइए और चेन को आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ दूसरा डबल बॉन्ड है, इसको उड़ाइए, किनारे पे सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। तो ये एडिशन बनाने का तरीका है। कंडेंसेशन में मैंने बताया बीच में जैसे वाटर निकले या कुछ और निकले, यह कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। तो ये तो रहा टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पे आपके पेपर में आंसर्स देगा, पूछेगा इनमें कौन सा एडिशन पॉलीमर है, इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, पॉलीथीन एक एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ब्यूना एस रबर एक एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, PVC एक एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। अगर नायलॉन 666 दे देगा, नायलॉन 66, तो ये एग्जाम्पल कंडेंसेशन पॉलीमर का है। आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर। अब देखिए इसके आगे आता है नाम फोर्स के आधार पे। जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच आकर्षण बल अलग अलग होता है। तो फोर्स के आधार पे हम लोग किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, आगे देखिए। हाँ देखिए, फोर्स के आधार पे पॉलीमर के अणुओं के बीच जो आपस का फोर्स होता है उसके आधार पे भी पॉलीमर को अलग अलग टाइप से हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला टाइप है इलास्टोमर। इलास्टोमर यानी जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी जिसको स्ट्रेचेबल होता है, जिसको आसानी से हम खींच सकते हैं। आप समझ सकते हैं इसमें फोर्स वीकेस्ट होना चाहिए, तो वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स वाला पॉलीमर कहलाता है इलास्टोमर। और इलास्टोमर में ध्यान रखिए
हर प्रकार का रबर आएगा, जितने प्रकार के रबर हैं वो सारे एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। तो याद रखिए, रबर्स आर इलास्टोमर्स। रबर में जैसा हमने बताया, ब्यूना एस एक रबर होता है, नियोप्रीन एक रबर होता है, ब्यूना एन रबर होता है, वल्कनाइज्ड रबर एक नाम आप सुनेंगे आगे, वल्कनाइज्ड रबर होता है। रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सल्फ़र मिलाते हैं जो वल्कनाइज्ड रबर होता है। मेरा सीधे ये कहना है कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल के बीच अगर अट्रैक्टिव फोर्स वीकेस्ट है वो इलास्टोमर कहलाएगा। और इसके सारे एग्जाम्पल रबर्स वाले होते हैं, जैसे ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, नियोप्रीन रबर, वल्कनाइज्ड रबर। रबर के जितने टाइप हैं सारे इलास्टोमर कहलाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल फाइबर्स। फाइबर्स उनको कहते हैं, फाइबर तो आप सुनते हैं कि फाइबर पेड़ की छाल में होता है, बार्क में होता है, तो अलग अलग फाइबर आप सुनते रहते हैं। खाने पीने के सामानों में फाइबर होता है। तो फाइबर एक्चुअली उनको कहा जाता है जिनमें मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इस तरह का कोई फोर्स काम कर जाए तो उसको हम लोग फाइबर का नाम देंगे। फाइबर में नाम आता है पॉलीएमाइड्स का। पॉलीएमाइड एक्चुअली आगे बताऊंगा आपको। पॉलीएमाइड में नाम आता है सारे नायलॉन्स जितने होते हैं, जैसे नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 610 होता है। तो जितने तरह के नायलॉन्स होते हैं जिनको हम पॉलीएमाइड्स भी कहते हैं, पॉलीएमाइड्स, वो फाइबर में आते हैं। इसके अलावा आप आगे पढ़ेंगे टेरिलीन आता है, ग्लिप्टल एक आता है, तो ये सब भी फाइबर में आते हैं। इनमें फोर्स जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। टेरिलीन या ग्लिप्टल इनको हम एक्चुअली पॉलीएस्टर्स का नाम देते हैं। तो फाइबर में दो एग्जांपल आप याद कर लीजिए, पॉलीएमाइड्स जितनी होंगी, जैसे नायलॉन्स बहुत ढेर सारे होते हैं, और पॉलीएस्टर्स जितने होते हैं सभी फाइबर के एग्जांपल हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होता है, देखिए इसमें नाम प्लास्टिक है लेकिन थर्मो लगा है। असल में प्लास्टिक की क्वालिटी ये होती है कि उसको गर्म कर दिया जाए तो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जब ठंडा कर दिया है तो हार्ड हो जाता है। तो ऐसे टाइप के पॉलीमर को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसमें नाम आता है, हर तरह का प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोप्लास्टिक में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ध्यान रखिए, इलास्टोमर और फाइबर के बीच का होता है, ना सबसे ज़्यादा ना सबसे कम। इसमें नाम आता है पॉलीथीन का, इसमें नाम आता है पॉलीस्टायरीन का, और इसमें नाम आता है पीवीसी का। तो ये सारे एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक्स हैं। थर्मोप्लास्टिक्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इलास्टोमर और फाइबर के बीच का होता है, दोनों के सेंटर का होता है। और एक अलग है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये बहुत विशेष प्रकार का होता है। थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर है, जैसे नाम है थर्मोसेटिंग, असल में इसमें पॉलीमर्स को हीट करके किसी मोल्डिंग में, किसी सांचे में सेट कर दिया जाता है, सेटिंग के द्वारा बनते हैं। और इन पॉलीमर्स की खास बात होती है, इनका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते, रीयूज़ नहीं कर पाते। इनके अंदर एक ख़ास बात होती है ये चीज़। और इसके एग्जांपल्स आपको बता दूं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में एग्जांपल आता है सबसे फेमस नाम बेकेलाइट का। जी हाँ, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, बेकेलाइट। बेकेलाइट के अलावा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का एक रेजिन होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये जो है थर्मोसेटिंग स्पेशल टाइप के पॉलीमर बनाए जाते हैं, किसी मोल्डिंग में उनको हीट करके सेट कर दिया जाता है। और उन पॉलीमर के ख़ास बात ये होती है कि इनको दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। और ध्यान रखिए, थर्मोसेटिक पॉलीमर्स जितने होते हैं ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं। जैसा हमने बताया था आपको, क्रॉस लिंक एक टाइप बताया था, क्रॉस लिंक होते हैं या नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। तो ये जो चार अलग अलग फोर्स के आधार पे है, नामों को मैंने लिख दिया बोर्ड पे। इलास्टोमर यानी वीकेस्ट फोर्स वाला, फाइबर्स यानी स्ट्रॉन्गेस्ट वाला, और थर्मोप्लास्टिक जो दोनों के बीच का होता है। तो ये तो फोर्स के आधार पे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अलावा, फोर्स के अलावा पॉलीमर के बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स। वो देखिए कितने तरह के इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो देखिए कुछ हमने एडिशन, पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल लिखे हुए हैं। पॉलीथीन जैसा बताया था दो तरह की होती है, एक हाई डेंसिटी और एक लो डेंसिटी। दोनों एथिलीन से ही बनता है, लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग तरह का बनता है। जैसा हमने बताया था, लो डेंसिटी वाली ब्रांच्ड होती है, जबकि हाई डेंसिटी वाली लीनियर होती है। तो देखिए एग्जांपल में हमने बना रखा है, इसमें जब हम लोग एथिलीन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, देखिए इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, 1000 से 2000 ATM पे, और टेम्परेचर भी ज़्यादा ही है। इसमें हम लोग ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं,
और इससे LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है, जो कि ब्रांच पॉलीमर होता है एथिलीन का। ये केमिकली इनर्ट होता है और इंसुलेटर होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, ये शायद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट यूज होता है, ट्राईथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसको जिगलर नेटर कैटलिस्ट कहते हैं। अगर ये कैटलिस्ट का नाम देगा तो आप समझ जाइएगा कि HDP यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन रही है। ये लीनियर पॉलीमर बनता है और हाई डेंसिटी इसलिए होती है क्योंकि पैकिंग बहुत इसमें ज़्यादा होती है और ये भी केमिकली इनर्ट होता है। तो देख सकते हैं ये दो तरह की जो पॉलीथीन है, एक लो डेंसिटी एक हाई डेंसिटी। ध्यान रखिएगा, लो डेंसिटी वाली ब्रांच होती है जबकि हाई डेंसिटी वाली लीनियर होती है। ये कैटलिस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिगलर नेटर कैटलिस्ट, जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के काम में आता है। इसके अलावा एक और फेमस हमने एग्जाम्पल बना रखा है CF2 TFE। इसको हम टेट्राफ्लोरोएथिलीन पढ़ सकते हैं और इसका पॉलीमर बनेगा तो पॉली लगा देंगे, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। काफ़ी लोग जानते हैं, टेफ्लॉन के नाम से फेमस है, बहुत फेमस पॉलीमर है ये टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आप जानते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर इसके द्वारा बनाए जाते हैं। ये भी एक एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। एडिशन में जैसा बताया हमने कुछ करना नहीं होता है, डबल बॉन्ड को रिमूव करते हैं और सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ लगा देते हैं। इसके अलावा ये भी एक एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ये कंपाउंड एक्रिल नाइट्राइल, इसका कॉमन नेम एक्रिल नाइट्राइल है और इसका जो पॉलीमर बनेगा पॉली एक्रिल नाइट्राइल कहते हैं, जो कि ओरलॉन के नाम से फेमस है, एक्रालीन भी कहते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमराइजेशन के, देखिए पहचान एडिशन की बड़ी साफ है, डबल बॉन्ड को हटाना है और किनारे तरफ डबल बॉन्ड लगाने हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो सामने थे वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थे। हालांकि एडिशन पॉलीमराइजेशन में और बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे स्टारीन से पॉलीस्टायरन बना लीजिए, पॉलीस्टायरीन बना लीजिए, ब्यूटाडाइन से पॉली ब्यूटाडाइन बना लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमराइजेशन के आएंगे। PVC भी याद रखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल होता है। अब हम बात करेंगे आगे कंडेंसेशन पॉलीमर के, और देखिए कितने एग्जाम्पल्स हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के। कुछ एग्जाम्पल्स, हालांकि मैंने कंडेंसेशन का एग्जाम्पल पहले ही बताया, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल। कंडेंसेशन में जैसे बताया था हमने कि पॉलीमर बनाते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल, स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर वगैरह निकल जाता है, इस तरह की रिएक्शन होती है। तो देखिए इसमें हमने जो एक एग्जाम्पल बताया था कंडेंसेशन में, हमने दो तरह के एग्जाम्पल बताए थे, पॉलीएमाइड्स आते हैं और पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बाद पहले पॉलीएमाइड की बात किया जाए। ये नाम कैसे पड़ा? एमाइड, एमाइड लिंकेज जिसमें पाया जाता है। एमाइड की पहचान जानते हैं ना, NHCO लगा होता है, CONH ग्रुप लगा होता है, उनको एमाइड कहते हैं। तो इस तरह के लिंकेज वाले पॉलीमर पॉलीएमाइड्स कहलाते हैं। एमाइड लिंकेज इसको बोला जाता है। और ये फाइबर्स होते हैं, पहले ही बताया था, फाइबर्स यानी इनके अणुओं के बीच फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इनको नायलॉन के नाम से, असल में ये नाम जो नायलॉन है दो शब्दों से मिला के बनाया गया था। सबसे पहले NY मतलब न्यूयॉर्क से है और LON का मतलब लंदन से है। इन दो शहरों में इस तरह के पॉलीमर सबसे पहली बार बनाए गए थे, इसलिए इनको नायलॉन्स बोला जाता है। तो नायलॉन ध्यान रखिए, पॉलीएमाइड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फोर्स इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो देखिए हमने ये एग्जाम्पल बनाया हुआ है आपके सामने। इसमें ये 6 बार हेक्सा पढ़ेंगे, हेक्सा मैथिलीन ये ग्रुप है, और 2 बार एमीन है इसलिए डायमीन कहेंगे। और ये एसिड होता है एडिपिक एसिड, जिसमें टोटल 6 कार्बन होते हैं, 4 और 2 मिला के 6 कार्बन एडिपिक एसिड। जब इनको मिला के पॉलीमराइजेशन किया जाता है, यहाँ पर N लगा सकते हैं क्योंकि N बार ये बहुत सारे बार ये आपस में अटैच होंगे और इसमें से वाटर निकला, देखिए इसका OH और इसका H निकला हुआ है। OH हटने के बाद यहाँ CO बचेगा और यहाँ केवल H बटेगा, तो H और CO यहाँ बच जाता है, NH और CO। तो ये लिंकेज बताता है कि एमाइड लिंकेज। आपको ये रिपीटिंग यूनिट सही से बनाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हमको हटाना कहाँ से क्या। यहाँ से केवल H को हटाना है, यहाँ से H को हटाना है, यहाँ से OH को हटाना है और लास्ट में फिर जो है OH को हटाना है। तो OH हटने के बाद यहाँ CO बनेगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है नायलॉन 66, जिसमें पहले मोनोमर में 6 कार्बन और अगले मोनोमर में भी 6 कार्बन, तो इसी हिसाब से ये नाम रखा गया है नायलॉन 66। यह एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। आपके पेपर में तो बड़ा सीधा सीधा सवाल आता है कि नायलॉन 66 किस मोनोमर का पॉलीमर है, तो 2 नाम बताएंगे, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड।
और आप समझ सकते हैं ये कोपॉलीमराइजेशन भी आप कह सकते हैं। देखो कोपॉलीमराइजेशन हमने बोला था, कोपॉलीमर कहा था, कोपॉलीमर यानी जिसमें मोनोमर 2 यूज किया जाता है। ये एक और एग्जांपल देखिए, बड़ा फेमस एग्जांपल है, ये भी एक एमाइड होता है, साइक्लिक एमाइड होता है, इसको हम लोग कैप्रोलैक्टम कहते हैं, कैप्रोलैक्टम, और इसको वाटर के साथ मिला के हीट करते हैं 550-600 डिग्री के आसपास, और ये चेन इसकी ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, इसमें CO इधर हो जाएगा, NH इधर हो जाएगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। नायलॉन इसलिए क्योंकि इसमें एमाइड लिंकेज है, CO है और NH है। आप इसी चीज़ को दोबारा रिपीट करें, ये कंप्लीट यूनिट आगे फिर से इस तरह से आगे जाएगी, और 6 कार्बन है इसमें टोटल, देख सकते हैं 5 और 1 6 कार्बन। तो नायलॉन 6 एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। और ये एक बात ध्यान रखिए, इसमें कंडेंसेशन नाम भले दिया गया हो, लेकिन इसमें वास्तव में वाटर निकलता नहीं है, बल्कि वाटर मिलाकर हीट किया जाता है। जनरली कंडेंसेशन में वाटर का रिमूवल करते हैं, लेकिन इसमें वाटर का रिमूवल नहीं होता, बल्कि वाटर मिलाकर इस कंपाउंड की चेन को तोड़ा जाता है। तो जेईई मेन में एक बार पूछा गया था कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसमें वाटर का रिमूवल नहीं बल्कि वाटर का एडिशन होता है, तो आप आंसर बनाएंगे नायलॉन 6। एक्सेप्शनली ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों पॉलीएमाइड्स हैं, और हम कह रहे हैं नायलॉन नाम से जितने भी पॉलीमर होंगे आप ध्यान रखिए कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाते हैं, फाइबर कहलाते हैं, फोर्स इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब हम बात करने वाले हैं पॉलीएस्टर्स की। पॉलीएस्टर्स भी जैसा बताया कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। पॉलीएस्टर्स जैसा कि नाम है एस्टर, लगता है कि इसमें एस्टर जैसा फंक्शनल ग्रुप जो है आएगा कहीं पे, शायद इसीलिए नाम पड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें जहाँ तक बात है एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल्स जैसा हमने बोला ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल, यानी कुछ रिमूवल किया जाएगा, वाटर का रिमूवल किया जाएगा। और ध्यान रखिए एक बार आया था एग्जाम में कि इनमें से किस पॉलीमर में एस्टर लिंकेज है, तो एस्टर लिंकेज असल में पॉलीएस्टर्स में होता है। तो पॉलीएस्टर्स के एग्जाम्पल्स में नाम आता है टेरेलिन, या उसको डेक्रान कहते हैं कभी कभी। और एक और एग्जाम्पल हमने बनाया हुआ है ग्लिप्टल, भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें जब भी पॉलीमर आप बनाइए तो इसमें ध्यान रखना है वाटर को रिमूव ठीक से करना पड़ेगा। और याद रखिए जब भी वाटर एस्टरिफिकेशन, एक रिएक्शन आप सुनते हैं अच्छे से, एस्टरिफिकेशन जिसमें वाटर निकाल दिया जाता है, एसिड और अल्कोहल मिलाते हैं एस्टर बनता है, ठीक उसी तरह इसमें आपको लगेगा। जैसे लगेगा कि एसिड में अल्कोहल मिला रहे हैं और एस्टर हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए यह एक एल्कोहल है, देख सकते हैं OH दोनों तरफ है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। नाम इसका आप अच्छे से जानते हैं, इसको एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल, मैं नाम बोल रहा हूँ, लिखा नहीं है मैंने, बट एथिलीन ग्लाइकॉल है, वैसे मैं लिख देता हूँ एथिलीन ग्लाइकॉल। बल्कि ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं। और यह एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको असल में कहा जाता है टेरेप्थाइलिक एसिड कहते हैं, टेरेप्थाइलिक एसिड। और जब हम एस्टरिफिकेशन टाइप की रिएक्शन करते हैं यानी वाटर का रिमूवल करते हैं, तो इसमें ध्यान रखिए OH एसिड का होता है और H अल्कोहल का होता है। OH का एसिड और H का अल्कोहल, यहाँ से वाटर का रिमूवल करेंगे हम, यहाँ O बचेगा, यहाँ CO बचेगा। तो देख सकते हैं OCO बच रहा है, यहाँ से फिर OH और आगे से H निकलेगा, यहाँ से H और आगे से OH निकलेगा। तो H जब हटेगा तो यहाँ O बचना चाहिए, और यहाँ से OH हटेगा तो यहाँ पे CO बचना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो स्पेशल टाइप का पॉलीमर बना है इसको टेरेलिन कहते हैं, कई बार इसका नाम डेक्रान भी इसी को कहते हैं। तो याद रखिए टेरेलिन डेक्रान एक पॉलीएस्टर होता है। आपसे बहुत पहले सवाल आया था, 2-3 साल पहले मुझे लगता है पूछा गया था कि टेरेलिन किस का पॉलीमर होता है, किस मोनोमर का पॉलीमर होता है, तो आप बताएंगे एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थाइलिक एसिड जो आपके सामने है। अब देखिए इसी एग्जांपल को मैंने रिपीट किया है। इस एसिड में और इस एसिड में फ़र्क है कि इसमें दोनों एसिड की पोजीशन पैरा पे है और इसमें पैरा नहीं बल्कि आर्थो पे 1-2 पोजीशन पे है। तो इसको सिर्फ हम लोग थाइलिक एसिड कहते हैं, आर्थो वाला कहलाता है थाइलिक एसिड। और इससे जो पॉलीमर बनता है, पॉलीएस्टर बनता है, उसको ग्लिप्टल कहते हैं। ग्लिप्टल भी ध्यान रखिए एक प्रकार का पॉलीएस्टर है। ये रिएक्शन आपको एस्टरिफिकेशन जैसी लगेगी। तो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, टेरेलिन डेक्रान बड़ा फेमस नाम है, ग्लिप्टल नाम है, इनके मोनोमर्स आपको याद होना चाहिए जैसा हमने इसका बताया, एथिलीन ग्लाइकॉल, और इसको हम लोग थाइलिक एसिड कहते हैं। तो ये तो रहा पॉलीएस्टर्स। अब हम
कुछ स्पेशल पॉलीमर आपको बताएंगे। आगे देखिए। तो देखिए एक फेमस पॉलीमर बेकेलाइट, आप नाम काफ़ी सुनते हैं। तो एक बड़ा सीधा सीधा सवाल आता है, बेकेलाइट किसका पॉलीमर है? तो बेकेलाइट आप जानते हैं सभी लोग, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का। और ये बहुत फेमस टाइप का पॉलीमर है। ये क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, मैंने बताया था आपको पहले ही, क्रॉस लिंक पॉलीमर फाइनली होता है ये। और इसको हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी कहते हैं। बेकेलाइट ध्यान रखिए, इसका एक बार यूज़ हो जाए तो दोबारा उसका रीयूज़ नहीं कर सकते। हमने थर्मोसेटिंग में आपसे बताया, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक बार वो इस्तेमाल होता है, उसको हम ब्रेक कर दें, तोड़ दें तो जोड़ा नहीं जा सकता। तो बेकेलाइट का मोनोमर आप बताएंगे फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल मिला के बनाया जाता है, लेकिन इसका स्टेप्स आप देख लीजिए। पहले हम लोग फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाते हैं तो बीच में स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम ऑर्थोहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल कहते हैं। इसमें ऑर्थोहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल ये ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगा है, एक ट्राई वाला भी बनता है, ये तीनों जगह लग सकता है। फिर इसका पॉलीमराइजेशन जब दोबारा और आगे हम बढ़ाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड मिलाते हैं तो ये चेन आपस में जुड़ जाती हैं। इस तरह का जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम एक नोवोलेक कहते हैं। हालांकि ये फाइनली ये पॉलीमर नहीं है, फाइनली इसका जो पॉलीमर बनता है फॉर्मेल्डिहाइड फिर से हम मिलाते हैं, फिर बीच बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और फिनॉल लिख रहे हैं उल्टा जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए कभी कभी यहाँ पे ये लाइन खींच के छोड़ दिया जाता है, तब भी आप इसको हम कह सकते हैं ये बेकेलाइट है। तो बेकेलाइट ध्यान रखिए क्रॉस लिंक पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। एग्ज़ाम में इस तरह का फिगर बना देगा, कन्फ्यूज़न न रहिएगा, ये वास्तव में बेकेलाइट नहीं है, बल्कि ये इनिशियली एक प्रोडक्ट बनता है, नोवोलेक कहते हैं, जो पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इसमें क्रॉस लिंकिंग यहाँ से आगे से हो जाए, देख सकते हैं ये नीचे से भी जुड़ जाए, तब जाके ये 3D फिगर बनता है। नेटवर्क हमने बोला था ना, थर्मोसेटिंग पॉलीमर नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं, तो ये क्रॉस लिंकिंग हुई है, बेकेलाइट कहते हैं। इनका हम रीयूज नहीं करते। 2-3 जानकारी याद रखिए बेकेलाइट के बारे में। इसका मोनोमर फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनता है। और ये क्रॉस लिंक पॉलीमर के अलावा इसको हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर कह सकते हैं, नेटवर्क पॉलीमर कह सकते हैं। इसका दोबारा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। कुछ और फेमस एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसी तरह के। एक पॉलीमर और देखिए, क्रॉस लिंक का ही एग्जाम्पल है, मेलामिन पॉलीमर कहते हैं, सिर्फ मेलामिन पॉलीमर। और ये बनता है यूरिया और मेलामिन एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मिला के बनता है ये। तो देख लीजिए सामने बोर्ड पे, फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामिन मिलाते हैं जिससे फाइनली पॉलीमर तैयार होता है, जिसको हम मेलामिन पॉलीमर कहते हैं। मेलामिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, रिंग टाइप का है ये। और इसमें फाइनली आपको यहाँ से लिंकेज हो जाता है, यहाँ से लिंकेज हो जाता है, यहाँ से लिंकेज हो जाता है। और लिंकेज में देख लीजिए NH के बाद फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाता है बीच से, और ये पॉलीमर तैयार होता है। तो ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है और इसको हम मेलामिन पॉलीमर का नाम देते हैं। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का एक पॉलीमर बनता है जिसमें हम मेलामिन की जगह यूरिया इस्तेमाल करते हैं और यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं, उसको हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन वगैरह नाम दे देते हैं। तो ये तो क्रॉस लिंक के एग्जांपल्स रहे। अब हम आगे एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। रबर, जैसा बताया था आपको, रबर बड़ा फेमस पॉलीमर होता है। अगर एग्ज़ाम में केवल रबर कहेगा तो रबर को तो आप नेचुरल रबर समझेंगे, और रबर तो नेचुरल पॉलीमर होता है। लेकिन जैसा हमने बताया रबर आर्टिफिशियल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। जैसे ब्यूना एस एक रबर होता है, ब्यूना एन एक रबर होता है, या एक नियोप्रीन रबर होता है। तो कुछ रबर की वैरायटीज़ देखिए। एक रबर और होता है वल्कनाइज रबर। वल्कनाइज रबर्स को सेमी सिंथेटिक में हम लोग रख सकते हैं। तो लगता है कि रबर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो नेचुरल भी है, सेमी सिंथेटिक भी है और सिंथेटिक भी है। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के रबर्स जो NCERT में दिया हुआ है। तो रबर के एग्जांपल्स देखिए। जैसा मैंने बोला, रबर जो है तीनों कैटेगरी में आता है, नेचुरल भी होता है, सेमी सिंथेटिक भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। तो रबर में नेचुरल रबर की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, नेचुरल रबर लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, यानी मोनोमर उसका आइसोप्रीन बोला जाएगा। अगर आपसे पूछा है नेचुरल रबर का मोनोमर का नाम बताए तो आइसोप्रीन कहेंगे। आइसोप्रीन ये कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड आपको याद करना चाहिए, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, इसी के द्वारा ये पॉलीमर बनता है। और इसका जब पॉलीमर बनता है तो वो सिस फॉर्म में बनता है, इसीलिए इसके पॉलीमर को नाम होता है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। वैसे पॉलीआइसोप्रीन भी आप आंसर लगा सकते हैं।
अगर पूछा जाए कि नेचुरल रबर का नाम क्या होगा, केमिस्ट्री में नाम क्या होगा, केमिकल नाम क्या होगा, तो आपका ये आंसर होना चाहिए सिस पॉलीआइसोप्रीन। 1,4 पोजीशन पे इसमें ब्रांचिंग होती है मिथाइल की, और ये ध्यान रखिए लीनियर पॉलीमर का ही एक एग्जांपल है। लीनियर पॉलीमर होता है, ध्यान रखिएगा, आइसोप्रीन का सिस 1,4 पॉलीआइसो, बीच बीच में मिथाइल लगा होता है जिससे सिस ट्रांस का पता लगता है। और इस रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम सल्फ़र मिला देते हैं, जिसमें सल्फ़र बीच बीच में चेन्स के बीच कनेक्ट हो जाता है, जिसको वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। वल्कनाइज्ड रबर यानी सल्फ़र एडिटिव के रूप में इस्तेमाल होता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो जाता है। और तीसरा नाम आप सुनेंगे सिंथेटिक पॉलीमर का। सिंथेटिक पॉलीमर यानी मैन मेड पॉलीमर, इसमें जितने भी पॉलीमर बनते हैं सिंथेटिक में, इसमें एक मोनोमर हमेशा इस्तेमाल होता है, ब्यूटा 1,3 डाइइन। तो ब्यूटा 1,3 डाइन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका डायरेक्ट पॉलीमर अगर बनाते हैं तो इसको हम पॉलीब्यूटाडाइन का नाम दे देंगे। और इसमें आपको करना क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड दोनों हटाकर किनारे किनारे पे सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो इसका पॉलीमर कुछ इस तरह का बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 यहाँ पर। तो इसको हम ब्यूटाडाइन ना कह के बल्कि पॉलीब्यूटाडाइन कहेंगे। तो पॉलीब्यूटाडाइन भी एक प्रकार का रबर है। जितने भी सिंथेटिक रबर होते हैं, ध्यान रखिए, उसमें ये मोनोमर हमेशा इस्तेमाल होता है। जैसे ये ब्यूटाडाइन कह रहे हैं, इससे पॉलीब्यूटाडाइन बन गया। अब देखिए एक इससे इसी से मिलता जुलता एक पॉलीमर होता है, CH2CHCl CH डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल इसी तरह का जैसे ऊपर बना है वैसे ये भी बनता है। तो इसमें इसका एक डेरिवेटिव हमने इस्तेमाल किया, जैसे Cl लगा दिया है, इसको हम कॉमन नेम में एक तरह से क्लोरोप्रीन कहते हैं, क्लोरोप्रीन। और इसका जो रबर बनता है, पॉलीमर बनता है, इसको नियोप्रीन कहते हैं। तो नियोप्रीन एक रबर होता है, सिंथेटिक रबर होता है, और इसका मोनोमर होता है, इसको क्लोरोप्रीन पढ़ा जाता है। तो ये भी एक रबर का एग्जाम्पल है। इसी तरह एक हमने ब्यूना एस आपको बताया था, ब्यूना एस रबर भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ब्यूटाडाइन का इसका इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, लेकिन साथ में हमने स्टायरीन का इस्तेमाल किया था। अब देखिए अगर ब्यूना एन रबर आपको बनाना हो तो ब्यूना एन रबर बनाने के लिए ध्यान रखिए वो भी एक सिंथेटिक रबर है। ब्यूटाडाइन फिर से हम कह रहे हैं इस्तेमाल करेंगे, और ब्यूटाडाइन के साथ हम लोग एक्रिल नाइट्राइल का अगर इस्तेमाल कर लें तो उससे ब्यूना एन रबर कहते हैं। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि उस रबर का नाम बताइए जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, तो आंसर बताएंगे ब्यूटा एन रबर। तो ये रहे रबर के एग्जाम्पल, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल था नेचुरल रबर जो कि लीनियर पॉलीमर होता है। आइसोप्रीन का देखिए, आइसोप्रीन का कॉमन नेम है ये, बट इसका नाम 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। और नेचुरल रबर का नाम पूछा जाए तो आप ये बताएंगे सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो ये रहे रबर के इतने सारे एग्जाम्पल्स। अब हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं, एनसीईआरटी में दिया है कि चेन ग्रोथ पॉलीमर का मतलब क्या होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखिए, एडिशन पॉलीमर जितने होते हैं, एडिशन पॉलीमर, हमें लगता है ये सारे एडिशन पॉलीमर्स में आते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड को सिंगल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एडिशन पॉलीमर को चेन ग्रोथ कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टॉपिक इसका, फेमस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर किसको कहेंगे वो देखिए। तो लास्ट में देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एक्चुअली ये नाम क्यों रखा हुआ है वो समझिएगा। देखिए डिग्रेडेबल पॉलीमर यानी कि ऐसे पॉलीमर जो वेस्ट के रूप में फेंका जाए कूड़े वगैरह में, तो वो आसानी से डीके हो जाए, ख़त्म हो जाए। डिग्रेडेबल का मतलब जिसकी वजह से वाकई में पोल्यूशन नहीं फैलता। नॉन डिग्रेडेबल वो पॉलीमर होते हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन फैल जाता है, जैसे प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक आप पॉलीथीन वगैरह जानते हैं कि ये जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, जो आसानी से डिस्पोजेबल नहीं है कह सकते हैं, या प्रदूषण फैलाने वाला है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी कि ऐसे पॉलीमर जब बनाए जाने लगे तो इससे पोल्यूशन की समस्या आने लगी। इसलिए
कुछ ऐसे पॉलीमर बनाए गए सिंथेटिक पॉलीमर जो कि डिग्रेडेबल होने लगे, उनको हम लोग बायोडिग्रेडेबल का नाम देते हैं। बायोडिग्रेडेबल नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप और बायोपॉलीमर का फंक्शनल ग्रुप जो है लगभग एक जैसा होता है। देखिए बायोपॉलीमर की बात किया जाए ना, तो बायोपॉलीमर जितने होते हैं ऑलमोस्ट सारे जो है डिग्रेडेबल हैं। जैसे आप जानते हैं स्टार्च है डिग्रेडेबल है, सेलुलोज डिग्रेडेबल है। लेकिन सिंथेटिक में ये दिक्कत आती है, सिंथेटिक में समस्या आती है कि सिंथेटिक पॉलीमर नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, यानी प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे पॉलीमर की आवश्यकता पड़ गई जो प्रदूषण न फैलाए लेकिन सिंथेटिक तरीके से बनाया जाए। उनको हम बायोडिग्रेडेबल का नाम देते हैं। बायो नाम रख देते हैं क्योंकि ये बायोपॉलीमर की तरह उनका फंक्शनल ग्रुप और इनका फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होता है। तो इसमें दो आपको नाम याद रखना है, एक PHBV का नाम और एक नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखिए, बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स हैं। बहुत फेमस सवाल आपसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो आप दो नाम बता सकते हैं, PHBV और दूसरा आंसर बता सकते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6। PHBV जो नाम पड़ा है पॉलीमर का, इसका पूरा फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। ये पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में PHBV कहते हैं। और ये कैसे बनता है देख लीजिए, ये कंपाउंड है। अगर इसका हम IPAC नाम रखना चाहें तो 1 2 3 4 हमने इस तरह से बना दिया है ताकि पॉलीमर दिखाऊं बन कैसे रहा है। इसको हम 1 2 3 करके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड कह सकते हैं और इसको 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड कह सकते हैं। और ये पॉलीमर जब बनेगा तो यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H हटेगा, यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ से फिर से एसिड से हमेशा OH हटता है। तो ये लगभग आपको जैसे पॉलीएस्टर पढ़ाया जा रहा था, पॉलीएस्टर की तरह आपको दिखाई देगा। तो यहाँ CO बचेगा, यहाँ पर O बचेगा और यहाँ पर CO बचेगा। आप आसानी से बना सकते हैं, ये चीज़ें ब्रांच में आ जाएंगी। तो ये इसका मोनोमर का नाम पूछा जाए तो मोनोमर में ये दो मोनोमर का नाम बताएंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। PHBV इसका नाम है। और देखिए ये नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसमें दो अलग अलग नायलॉन की लिंकेज होती है, एक में 2 कार्बन और इसमें 6 कार्बन। ये भी बड़ा फेमस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ध्यान रखिए आपके पेपर में आ चुका है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 किसका पॉलीमर है तो बताएंगे ग्लाइसिन, जो कि एक बायोमॉलिक्यूल है, आप जानते हैं। ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड एक कंपाउंड होता है। ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सबसे छोटा एमिनो एसिड जो कि ग्लाइसिन कहलाता है इसके द्वारा, और ये है एमिनो कैप्रोइक एसिड कहते हैं। इसमें 5 और एक 6 कार्बन है, तो इनको मिला के ये पॉलीमर बनाया जाता है। यहाँ से OH और यहाँ से H हटेगा, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH निकल जाएगा। नायलॉन 2 नायलॉन 6 कहते हैं। पहले वाले में 2 कार्बन इसमें और आगे वाले में 6 कार्बन, नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो ये नायलॉन है, आप इसको एक तरह से आप पॉलीएमाइड जरूर कह सकते हैं और इसको पॉलीएस्टर भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये सिंथेटिक तरीके से बनाए जाते हैं बट डिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए इनको बायोडिग्रेडेबल। तो दो एग्जाम्पल आप ज़रूर याद कर लीजिए बायोडिग्रेडेबल के, एक है PHBV और एक है नायलॉन 2 नायलॉन 6। दोनों के मोनोमर्स अलग अलग हैं। PHBV के मोनोमर्स हैं, याद रखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। और नायलॉन 2 नायलॉन 6 का जो मोनोमर है एक है ग्लाइसिन कहते हैं और इसको हम कहते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो ये रहा पॉलीमर का चैप्टर। फाइनली हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूँ ताकि पॉलीमर जो आपने कंप्लीट किया इसके सवाल किस तरह के पेपर में आते हैं वो देखिए। ये रहे पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए पहला सवाल है, इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है? कौन सा एडिशन पॉलीमर है? जैसे हमने बताया था 2 तरह का पॉलीमर, एडिशन और कंडेंसेशन। नायलॉन आप जानते हैं कि इसमें कंडेंसेशन के द्वारा बनाया जाता है, डेक्रान भी कंडेंसेशन के द्वारा बनाया जाता है क्योंकि इसमें से H2O का रिमूवल करते हैं, इसमें भी वाटर का रिमूवल करते हैं। बेकेलाइट भी अभी आपने पढ़ा था, कंडेंसेशन पॉलीमर के द्वारा बनता है। एडिशन के लिए बताया था आपको, एडिशन पॉलीमर बनता है स्पेशली जिसमें डबल बॉन्ड हो, जो सिंगल बॉन्ड में ट्रांसफ़र होता है। कुछ निकाला नहीं, टेफ्लॉन पढ़ चुके हैं। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन के द्वारा बनता है, CF2 जिसमें सिंगल बॉन्ड लग जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स किस में है? दूसरा सवाल, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स जैसा बताया था फाइबर में पाया जाता है
और फाइबर एक ही इसमें टेरिलिन फाइबर है। बाकी आप जानते हैं ब्यूना एस रबर है जिसमें वीकेस्ट फोर्स होता है, जिसको हम इलास्टोमर का नाम देते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन प्लास्टिक होता है। इनको थर्मोप्लास्टिक में रख सकते हैं। देखिए एक और हमने नए तरह का सवाल दिया है, बाई फंक्शनल मोनोमर्स किस में उपस्थित है। देखिए बाई फंक्शनल मोनोमर्स यानी इनके मोनोमर्स में दो टाइप के क्रियात्मक समूह होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। तो जानते हैं बैकेलाइट बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से, जिसमें दो तरह का फंक्शनल ग्रुप है। मेलामिन पॉलीमर जो बनाया गया था इसमें भी दो तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, आप जानते हैं। तो इसका आंसर समझ सकते हैं, बाई फंक्शनल मोनोमर्स जिसमें पाए जाए, यानी मोनोमर्स में दो टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो उनको बाई फंक्शनल मोनोमर्स कहते हैं। बेकेलाइट आप आंसर लगा सकते हैं, मेलामिन पॉलीमर आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दिस। तो ये रहे कुछ पॉलीमर से रिलेटेड सवाल। और सवाल आप कर सकते हैं खुद से। एनसीईआरटी को एक बार और लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। मैंने तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाया है। एग्जाम्पल की लिस्ट बहुत काफ़ी है इसमें, इसलिए इसको वीडियो को कम से कम 2 बार करिए, लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।